हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं। तो आज करके आए हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11 को ज्योग्राफी 11 को हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो इसका लिंक हम पार्ट 1 वाला वीडियो में दे देंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से यहाँ तक का सम्राट तजरान का स्वप्न जो था उनका स्वप्न के बारे में जाना था। वहाँ तक पढ़ा था कि भारत पे विजय पाने का सम्राट तजरान का स्वप्न था। तो उसने यह सोच रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जमान होता, ताकि वो भारत को जीत सके, भारत पर विजय पा सके। भारत की ओर वह ललायत नज़र से भारत को देख रहा था, और वह चाह रहा था कि सिकंदर जैसा अगर वह जमान होता तो भारत को विजय प्राप्त कर लेता भारत पर। तो इस प्रकार का उसका स्वप्न था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो रोमन साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीप कौन कौन सा था? वो था यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र, जिसको रिपब्लिक बोलते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। तो सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बुलवाला रहता था, जिसे अभिजात कहा जा सकता है। तो व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र जो था, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियम ने उसका तख्ता पलट दिया था और सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो अगस्टस नाम से आगे जाके रोम का सम्राट बन बैठता है। ऑक्टेवियम ने अगस्टस नाम से, और सेनेट की सदस्यता जीवन पर चलती थी। और इस प्रकार से, और उनके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा अधिक महत्व दिया जाता था। तो मिला जुलाकर हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी में देखा गया है कि अगस्टस जो था उसका शासनकाल बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। और जो गृह युद्ध चल रहा था, और गृह युद्ध के समय जो गृह युद्ध चल रहा था वह उसके शासनकाल में शांति का माहौल रहा, कुल मिलाकर के देखा गया। तो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर का। इसके अलावा इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन जो था, वो प्रत्यक्ष शासन रोमन साम्राज्य का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। और इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। निकटवर्ती पूर्व कहने का मतलब यह हुआ कि रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उसको रोमन साम्राज्य में वो भूमध्य सागर के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, उसको निकटती पूर्व राज्यों कहा गया। राज्यों में रहने वाले लोगों को कहा गया निकटती पूर्व। तो निकटती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका। निकटती पूर्व का मतलब था जो भूमध्य सागर था उसके बिल्कुल पूर्व का, जो सटा हुआ बिल्कुल भूमध्य सागर के पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया और फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया के प्रांत, जो कि रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब हो गया। तो इस निकटते पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक, दूसरी शताब्दी का जो प्रारंभिक वर्ष था, तो दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर
पढ़ते थे और उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया था दूसरी शताब्दी के शुरुआती में ही। तो प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। जैसे हेराल्ड के राज्य के प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस 54 लाख दिनारियस जो था वह था 1.25 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 विशुद्ध चांदी होती थी। तो वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। तो दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था चलाने के लिए उनकी सहायता आज जैसी कोई सरकार नहीं थी, सहायता करने के लिए आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राट के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिसकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोज में दिया जा सकता है। जब शहरीकरण का खोज हुआ तो शहर में लोगों का जो जीवन स्तर था, शहरी लोगों का, वह ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर से कहीं ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अकाल के समय में भी जो शहरी लोग थे और उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी, खाने पीने की कमी नहीं होती थी। किसी शहर में जो रहने वाले लोग थे उनको अधिक लाभ मिलता था ग्रामीण लोगों की अपेक्षा। खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इससे ग्रामीण इलाका के तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। तो एक शहर का जब खोज हुआ, शहर बसा, तो ये एक बहुत बड़ा इसका आंसर यही है कि जब दूसरी शताब्दी में 6 करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई थी तो कैसे इसका नियंत्रण कर पाना संभव हुआ था। तो इसको शहरीकरण किया गया, शहरीकरण की खोज किया गया और इस प्रकार से संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, जिसके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सकता था। तो भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे कार्थेज हो गया, सिकंदरिया तथा एंटियोक इसमें सबसे बड़े थे, तो साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिससे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दी की अगर हम बात करें तो दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्राट वर्ग बन गया जो कि सैनिक के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। और दूसरी तीसरी शताब्दी में जो सम्राट था उसका समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। और ऐसा जो सम्राट बनाया गया, तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। और ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उसके हाथों में ना जाने पाए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से
लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। पहले इटली तक के लोगों को ही नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब इन क्षेत्रों में भी लोगों को नागरिकता मिलना शुरू हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो चैप्टर बचा हुआ उसको देखेंगे। हम अभी देख रहे हैं कि बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही है, तो अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।